चलो आज देखते हैं क्या बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर है। बस इतना ध्यान देना, आप लोग एकदम क्लियर स्पष्ट समझने का प्रयास करना, ठीक है। आप अगर वास्तव में ध्यान से पढ़ेंगे तो 100 का 100% समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ध्यान से, क्लियर देखना। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम होगा? पोषण। क्या नाम है भैया? पोषण पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ चीजें बेसिक पता होना चाहिए, कि बेसिक कुछ चीजें पता होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप क्या देखेंगे? पहला, उपापचयी क्रिया क्या होती है, उपापचयी क्रिया से समझते क्या है, ठीक है। उपापचयी क्रिया जब आएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम के नाम से हम जानते हैं। उपापचयी क्रिया पूछे या जैव प्रक्रम पूछा जाए तो दोनों का मतलब क्या होता है? वही होता है। बस ये क्या होगा, ध्यान देना। वे सभी क्रियाएं, सुनते रहो ध्यान से, वे सभी क्रियाएं जो किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम या उपापचयी क्रिया। वे सभी क्रियाएं जो किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक है। जैसे हम लोग देखो, पोषण कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, हमारे शरीर में परिवहन हो रहा है, सब क्या है? जैव प्रक्रम। ये अगर अभी बंद हो जाए तो हम लोगों का जीवन जीना असंभव हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्लियर हुआ बात? ठीक है। पोषण का मतलब हुआ भोजन हम करते हैं, अभी भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। श्वसन है, श्वसन अभी आप 30-35 सेकंड बंद करो किसी का श्वसन तो भाई वो चला ही जाएगा, ठीक है। तो श्वसन, उत्सर्जन भी जरूरी है हमारे शरीर में, ठीक। अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलेगा तो सब पदार्थ वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ कि किसी भी जीव का, ठीक है, या किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए वे सभी क्रियाएं जो करता है, जो उसको जीवित रखने के लिए जरूरी है, इसको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। देखो परिभाषा लिखा गया, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती है तो वे क्रियाएं क्या कहलाती है? उपापचयी क्रिया, ठीक है। वे सभी क्रियाएं, देखो ध्यान से, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया कहते हैं। क्या भैया? उपापचयी क्रिया। क्लियर हुआ बात? अब सुनो, आगे चलते हैं। उपापचयी क्रिया या जैव प्रक्रम दो समूह में बांटा गया। कितने समूहों में? दो समूह में बांटा गया। पहला उपचयी क्रिया और दूसरा क्या होता है? अपचयी क्रिया। पहला क्या हुआ? उपचयी क्रिया, दूसरा अपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया क्या होती है? ठीक है, देखो इसमें ध्यान से समझना, ये सब आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझ में, क्लियरली आप समझना। देखो, वे क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थ जटिल पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है, या संश्लेषित कर लिया जाता है। क्या? वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होता है तो वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपचयी क्रिया। क्या कहलाएंगी? उपचयी क्रिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले सरल पदार्थ रहेगा, ठीक है। सरल पदार्थ किसमें बदल जाएगा भैया? जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाएगा या संश्लेषित हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? उपचयी क्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण को ध्यान में देखेंगे तो भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होगा? आपका पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, पराली, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब पदार्थों को आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सब क्या होता है? सरल सरल पदार्थ आपस में मिलकर एक जटिल पदार्थ बन गया, इसको हम क्या कहेंगे? उपचयी क्रिया। स्पष्ट है? ठीक है। दूसरा क्या है? अपचयी क्रिया। ध्यान देना, इसमें क्या होगा? जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में विखंडित होगा। अब संश्लेषित का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, नया पदार्थ बनना, ठीक है। और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो टूटेगा कौन? जटिल पदार्थ रहेगा वही तो टूटेगा, ठीक है। अब सरल पदार्थ मिलकर संश्लेषित कहा जाएगा, लेकिन ये आपका क्या होगा कि जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में विखंडित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयी क्रिया। जैसे श्वसन, पाचन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, उपचयी क्रिया में क्या हुआ? जटिल पदार्थ किसमें चेंज हुआ? सरल पदार्थ में। अब श्वसन की घटना में क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग सांस लिए, हमारे सांस लेने के ऐसा नहीं कि हम लोग ऑक्सीजन है, आपके नाक में फिल्टर थोड़ी लगा है कि आपका ऑक्सीजन ही जाएगा, वायु पूरा गया, ठीक है। फेफड़ा के अंदर, वहां से सिर्फ ऑक्सीजन ही कौन लेता है?
ब्लड, ब्लड में कौन रहता है, हीमोग्लोबिन बैठा रहता है, वो क्या करता है, ब्लड को ही खींच कर अंदर ले जाता है और सभी शेष रह जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगता है तो उसके साथ वो सब फिर बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें जटिल पदार्थ गया था, लेकिन क्या हुआ, सरल पदार्थ टूटा, सिर्फ सरल पदार्थ एक ही गया। अब भोजन में हम क्या करते हैं, पाचन की क्रिया में क्या होता है हम लोगों का, पाचन की क्रिया हम करते हैं, खाते तो हैं जटिल फॉर्म में, अब उसमें खनिज पदार्थ, प्रोटीन, विटामिन वसा सब रहते हैं, ठीक है, सब रहते हैं। अब उसमें से क्या होता है, हमारा सरल पदार्थ हमको ही मिलता है, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, पाचन क्रिया में हम लोग भोजन करते हैं, अब भोजन में ही सब कुछ रहता है, ठीक है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, वाटर, सब कुछ भोजन में रहता है। वो क्या करता है, हमारी पाचन क्रिया के पश्चात हर चीज अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग, विटामिन अलग, वसा अलग, खनिज अलग, ठीक है, वाटर अलग, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जटिल पदार्थ किसमें चेंज हुआ, सरल। ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया, जिसमें बस इतना ध्यान देना, उपचयी क्रिया में सरल पदार्थ का जटिल पदार्थ में संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें याद रखना प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अपचयी क्रिया में क्या होता है, इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में विखंडित होता है, जैसे उदाहरण याद रखना श्वसन और पाचन। देखो एग्जाम में पूछने का तरीका यही रहेगा, डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि उपचयी क्रिया अपचयी क्रिया का होगा, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा, तो इनमें से कौन अपचयी क्रिया है, कौन सी उपचयी क्रिया है, बस ध्यान देना। वह प्रोसेस जिसमें आपका जटिल पदार्थ आपस में, जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में विखंडन होगा, से हो रहेगी अपचयी क्रिया, ठीक है। उपचयी क्रिया में क्या होगा, आपका सरल पदार्थ जुड़कर क्या होगा, जटिल पदार्थ का निर्माण करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना। और ऊपर वाले तो आपको हम समझाए दी, उपचयी क्रिया क्या होती है, जैव प्रक्रम, वे सभी क्रियाएं जो किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक हैं, या तो हम कह लो हम लोग जीवित रखने के लिए जो जो हमारे शरीर में प्रोसेस हो रहा है, क्रिया हम लोग कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का संधि विच्छेद करके देखो भैया, जैव प्रक्रम जीव के द्वारा किया गया कार्य, क्रम से जो जो कार्य कर रहा है उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है। हम लोग जीवित रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सांस लेना बहुत ही जरूरी है, क्यों, क्योंकि आप 1 मिनट सांस नहीं लेंगे, 40 सेकंड सांस नहीं लेंगे, निश्चित रूप से कुछ न कुछ घटनाएं होंगी जो आपको दिक्कत महसूस कराएंगी, ठीक। और ज्यादा देर तक सांस रोकोगे तो 100% आउट ऑफ रेंज चले जाओगे धरती के। क्लियर हुआ बात, देखो इतना मैटर आया समझ में। चलो आगे चलते हैं, देखो आगे जो हमारा चैप्टर का नाम है, पोषण क्या होता है, पोषण का तात्पर्य क्या है, पोषण से क्या समझते हैं, सब आप एक ही मतलब हुआ, बस आप समझो पोषण, पोषण को हम क्या कहते हैं, भोजन, क्या कहते हैं, भोजन, ठीक है, बस मतलब आप समझो क्लियरली, आएगा तो 100%, ठीक है। अब देखो भोजन हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, पोषण विज्ञान की भाषा में कहते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखो भोजन है क्या, ठीक, किसी भी पदार्थ को हम खाएं, ठीक है, किसी भी पदार्थ को हम खाते हैं और खाने के बाद अंदर गया, आमाशय में उसका पाचन हुआ और पाचन के फलस्वरूप हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाए, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, भोजन। क्लियर हुआ बात है, ऐसे नहीं किसी, अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पाओ खा लो भोजन कहलाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो क्लियरली आप स्पष्ट समझो, क्या भोजन किसे कहेंगे, पोषण किसे कहेंगे, ठीक है। पोषण क्या होगा, किसी भी पदार्थ को हम खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर गया, उसका पाचन हुआ और पाचन के फलस्वरूप हमको ऊर्जा प्राप्त हो गया, इसी पदार्थ या इसी अवयव को हम क्या कहते हैं, भोजन या पोषण, पोषण कह दो या भोजन, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। क्लियर हुआ बात, इतना स्पष्ट हुआ। अब इसमें लिखेंगे क्या, वे पदार्थ, ध्यान देना, वे पदार्थ, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, ठीक है, हम खाते हैं और उसका पाचन हो जाता है, और उसका पाचन होता है, उसका क्या होगा, पाचन होता है, ठीक है, पाचन होता है, ठीक है, और उससे हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, और उससे उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होगी,
ऊर्जा प्राप्त होगी उसे हम क्या कह देंगे भैया, उसे ही हम भोजन कहते हैं, उसे भोजन कहते हैं, उसे भोजन कहते हैं। ठीक है, भोजन या पोषण कहते हैं, पोषण या भोजन कहते हैं। ठीक है, वो अपने रास्ते में आप खड़े हो, ठीक है, मान लो रास्ते में आप खड़े कुछ भी पाओ खा लो तो भोजन थोड़ी होगा, भोजन वही होगा जो हमारा शरीर पचा सके। ठीक है, जब शरीर हमारा पचाएगा, क्लियर हुआ, हमारा शरीर जो पचाएगा, या तो आप सिंपल ना कुछ समझ में आए तो कह दी भैया वे पदार्थ जिसको हम खाते हैं और उससे हमको क्या मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, उसको हम क्या करेंगे, भोजन। इसको भी आप या करके परिभाषा में लिख सकते हो, क्या, वे पदार्थ, ठीक है, देखो वे पदार्थ, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही तो पोषण कहते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कह देंगे, पोषण। ठीक है, क्लियर हुआ। बस यही आप ध्यान रखना, वो पदार्थ को खाना तो पड़ेगा, वो ऐसे ऊपर रखे रहेंगे थोड़ी आपको। क्लियर हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लो या तो लिखो, इसको जल्दी करो ध्यान से। ठीक है, ध्यान बस दो, क्लियरली आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, बस आपको ध्यान रखना है, जल्दी उसको या तो आप लिखिए या तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो ध्यान से, आगे चलते हैं। इतना मैटर कंप्लीट हुआ, हमने क्या क्या पढ़ा, जैव प्रक्रम पढ़ लिया, जैव प्रक्रम को दो भागों में बांटा गया, उपचयी क्रिया अपचयी क्रिया, ये आपने समझ लिया। इसके बाद हमने पोषण पढ़ लिया। अब देखो पोषण, भोजन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, रीजन। अभी हम डेली का डेली भोजन कर रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, क्या आवश्यकता है भोजन की, ये तो जरूरी है, ये तो हमको जानना ही चाहिए। ठीक है, क्या हुआ, भोजन, भोजन की आवश्यकता, क्या आवश्यकता, ठीक है, भोजन की आवश्यकता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, भोजन परिभाषा क्लियर हुआ, किसी पदार्थ को हमने खाया और उससे हमको ऊर्जा मिली, उसको क्या कर देंगे, भोजन या पोषण। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता हमें है कि, पहला बात, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, भोजन की आवश्यकता हमको क्यों चाहिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमको क्या चाहिए, भोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना भोजन किए हमको ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, ये 100 का 100% कहीं भी लिख लो। ठीक है, तो हमको भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, शरीर की रक्षा के लिए, किससे रक्षा करेंगे, रोगों से। ठीक है, शरीर की रक्षा के लिए किससे, रोगों से, या आप कह लो रोगों से रक्षा के लिए हमको भोजन की परम आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ माते। ठीक, अब सुनो, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमको भोजन चाहिए, दूसरा शरीर की रक्षा के, तीसरा अगर हमारे शरीर में चोट लग गई तो मरम्मत के लिए, मरम्मत, ठीक है, मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, भोजन को, क्योंकि भोजन से ही हमको ऊर्जा, वसा, प्रोटीन, विटामिन प्राप्त होता है, और उसी से हमको हमारे शरीर का क्या होगा, मरम्मत होगा। जैसे आपको चोट लग गई कहीं पर, तो घाव लग गया, घाव को ठीक करना भी तो जरूरी है, नहीं ठीक होगा तो दिक्कत होगा बाद में। ठीक, इसलिए शरीर की मरम्मत के लिए किसकी चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा कहाँ मिलेगा, भोजन में। क्लियर हुआ। ये भोजन की आवश्यकताएं हो गई क्या, भोजन हमको किस लिए चाहिए, देखो ध्यान से, ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की रक्षा किससे, रोगों से, और मरम्मत के लिए। ठीक है, अब देखो ऊर्जा हमको चाहिए, लेकिन और एक बात, अभी कोई लड़का जन्म ले, नया नया ही जन्म लिया, तो वृद्धि विकास तो चाहिए। ठीक है, वृद्धि विकास बहुत ही जरूरी है। अब लड़का जितना बड़ा जन्म ले उतना ही बड़ा रह जाए तो भी दिक्कत हो भैया। ठीक है, अब इसलिए आपको क्या चाहिए,
शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा हमको मिले कहाँ से? भोजन की। ठीक है, तो चौथा क्या हो गया हमारा? शरीर की वृद्धि के लिए क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखना। इसका लॉन्ग तो आप बना ही सकते हो। क्या? ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। रोगों से रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में कोई अंग टूट गया, फूट गया, ठीक है, उसके लिए शरीर की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता है। शरीर की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता है। इतना कंप्लीट हुआ? इतना बातें आपको समझ में आई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। धीरे धीरे सीखो लेकिन स्पष्ट सीखो। अब लिखने का प्रयास कम किया करो, पहले आप समझने का। लिखना भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो लिखना जरूरी है लेकिन उतना ही लिखो जितना आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कापी भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, पता चला दिमाग खाली ही रह गया और कापी सब भर गया। ठीक, वो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। ठीक, इसलिए क्लियरली आप पहले समझा करो। आपको क्या क्या पढ़ा दिया गया? उपापचयी क्रिया क्या होती है, इसका 2 भाग हुआ, अपचयी और उपचयी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ा? पोषण क्या होता है, इसके बाद पोषण की आवश्यकता। ठीक है, पोषण हमारे लिए जरूरी क्यों? ठीक, अब आगे चले। पोषण के प्रकार, देखो ध्यान से। पोषण के प्रकार एकदम स्पष्ट समझना, क्लियर। ये चैप्टर आपको एकदम मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब, क्योंकि अच्छा चीज करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक, देखो पोषण, पोषण के प्रकार। देखो मुख्यतः पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा? विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। ठीक है, ध्यान से इसको समझना। बातें आप समझ गए, ये सब आप जब कक्षा 6, 7, 8 में थे तो हल्का पढ़े होंगे। ठीक, अब उससे हमसे नहीं मतलब है आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, हम ये मानकर पढ़ा रहे आपको ये सब मैटर नहीं पता है, बस आप ध्यान देंगे तो 100% समझ में आएगा। देखो स्वपोषी पोषण क्या होता है? देखो ध्यान से। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए। ठीक है, तो स्वपोषी में आएगा। और पोषण का मतलब आपको बता दिए, भोजन, ऐसा भोजन जो स्वयं बनाया गया हो तो उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। ऐसा पोषण जो स्वयं ही पोषित होता है, स्वयं निर्माण करे। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन स्वयं पोषित होता है, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। ये सब काम कौन करते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, तो क्या हो गए? वे जीव। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। ऐसे भोजन जिसका निर्माण प्रकाश संश्लेषण के पूर्व स्वयं ही होता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। तो इसमें आएगा आपके पेपर में स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव। देखो ध्यान से, वे जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, और स्वपोषी जीव से जो भोजन बनता है, ठीक है, जो उसने भोजन बनाया अपने खुद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, किसी का सहारा नहीं लिया, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाया, ऐसे पोषण को, ऐसे भोजन को स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। और जो जीव इसको बनाया ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। याद आप सिंपल लिख रहे स्वपोषी होते क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ बात? बस इतना है। स्वपोषी मतलब स्वयं पोषित होगा, किसी की सहायता की लेने की जरूरत नहीं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाकर वह स्वयं ही भोजन को उत्पन्न करता है। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग को गेहूं चावल ये सब अलग जीव से चाहिए, वो भी तो जीव है। ठीक है, जिसमें वृद्धि विकास की क्षमता बढ़ी तो उसको क्या कहते हैं? जीव, या तो जीव क्या कहते हैं? ठीक है, सुनो, जिसमें श्वसन हो, सर्जन हो, ठीक है, ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं? जो भोजन करे,
श्वसन करे, उत्सर्जन करे, इसको हम जीव कहते हैं। तो पेड़ पौधे भी तो करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, भोजन करते हैं, इसको हम भी जीव कह देंगे। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ली, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। अब स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नॉर्मल चीजें हैं। ठीक, अब विषम पोषी जीव क्या होते हैं या विषम पोषी पोषण क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो अपना भोजन दूसरों पर आश्रित हो या अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे की सहायता लें, या आप कह लो स्वपोषी जीव से ही अपना भोजन ये बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। जैसे हम लोग हो गए, हमको गेहूं, चावल, फल, सब्जी सब चाहिए। ठीक है, तो दूसरे जीव पर आश्रित है कि नहीं? ठीक है, अगर वो लोग सब्जी ना हो, चावल ना हो, गेहूं वो अपना पैदा न करें, ठीक है, गेहूं ना हो, चावल ना हो, कुछ ना हो, तो हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट है। मांस ही मान लो, मांस खाने वाले जो प्राणी हैं, ठीक है, मांस का सेवन करेंगे, दूसरे जीव पर आश्रित हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं? विषम पोषी पोषण। अब इसमें से एक आपको उठाना है, ठीक है, कि मतलब क्या? जो स्वपोषी जीव होते हैं अपना भोजन बनाते कैसे, कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आपको डिटेल पूरा पढ़ना है। ठीक है, ध्यान समझना। क्या? स्वपोषी जो पोषण होता है, इसमें जो जीव है अपना भोजन बनाए कैसे, कहाँ बनाएगा, कब बनाएगा, किसकी किसकी उपस्थिति में बनाएगा, ये सब आपको सब डिटेल आपको पढ़ना है, ध्यान देना। ठीक है, तो आपको क्या अगला टॉपिक मिलेगा? स्वपोषी पोषण। ध्यान देना आप लोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, हमने पढ़ा क्या? स्वपोषण या स्वपोषी जीव क्या होते हैं। अब आपको पता है स्वपोषी जीव जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है? आपको ये बता दें, बोर्ड पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है क्या? प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान दो, दिख नहीं रहा है, देखो क्या है भैया? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखो ध्यान से, आप समझने का प्रयास करो, पहले आप समझ लो, इसके बाद आप ध्यान देना। देखो, हम लोग भोजन बनाते हैं घर पर ही, आप देखो भोजन बनाया जाता है। भोजन बनाने के लिए सब चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, बर्तन होना चाहिए जिससे भोजन बनाना है, वो क्या बनाना है वो रहना चाहिए, तो सब चीज़ें अवेलेबल रही तभी तो भोजन बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते कहाँ हैं? ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाएंगे? पत्ती में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए पेड़ पौधे का रसोईया घर क्या है? पत्ती। जहाँ भोजन बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। ठीक है, तो रसोई घर क्या होगा? पेड़ पौधे का पत्ती, क्योंकि पत्ती के अंदर ही क्या बनता है? भोजन बनता है। और इसके अंदर कहाँ बनता है वो आगे, अभी इसी टॉपिक के बाद ही हम पढ़ाएंगे आपको। पहले पत्ती की वाष्प संरचना पढ़ेंगे, इसके बाद आंतरिक। पहले आप देख लो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखो ध्यान देना, जो हरे पादप होते हैं, हरा में ही तो बनेगा, क्योंकि हरे नहीं रहेंगे तो भोजन नहीं बना पाएंगे। देखो, हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपना भोजन जल, अब जब जल लेंगे कहाँ से लेते हैं? जड़ों से जल को लेते हैं। अब जल के साथ खनिज लवण भी आते हैं, तो खनिज लवण जल के साथ ही रहेगा। ठीक है, इसमें ध्यान दें, हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपना भोजन या अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब इस प्रक्रिया को हम क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अपक्रिया द्वारा भी पढ़ सकते हैं। क्या? 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, ये आपका जो निशान दिख रहा है या प्रतीक दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति है, और पढ़हरिन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यही जो बना, यही क्या है? भोजन है। इसको ही तो हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया? भोजन। ठीक है, और उसी के साथ आपका जल भी बनेगा और ऑक्सीजन।
ठीक है, आप सुने होंगे पेड़ पौधे ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, वही हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यही भोजन बनाते हैं जब, ठीक है, इसी में ये ऑक्सीजन निकलता है, यही वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है रंध्रों के माध्यम से, जो हम लोग ग्रहण करते हैं वायु के साथ हमारे शरीर में जाता है, और जल जो बनता है उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ये भी आगे पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण हो तो होता क्या है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब क्या क्या उपस्थित रहना चाहिए वो आपको हम बता दिए। सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए, पराबैंगनी रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए, जल भी रहना चाहिए, तब क्या बनेगा? भोजन का निर्माण होगा। एक अगर आप रासायनिक अभिक्रिया याद रखें, बस आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जल के साथ खनिज लवण भी रहेगा क्योंकि वो जमीन के अंदर से खींचा जाता है। क्लियर हुआ? प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक क्या होगा हमारा। इतना क्लियर हुआ तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। ठीक है, वहीं देखो लिखने का तरीका क्या, वीडियो वहीं पे पॉज कर दिया करो। ठीक है, बंद कर दिया करो, आराम से लिख लिया करो। जब समझ में चीजें आ जाती हैं तो आराम से लिखना भी जरूरी है, क्योंकि जो चीजें आप लिखते हो दिमाग में सही सही बैठ जाती है। ठीक है, तो आप जब लिखा करो ध्यान से, और ये आप स्पष्ट रखना, याद करने का तरीका बेस्ट ऑफ द तरीका क्या होता है आपका, कि आप जो भी चीज पढ़ो, चाहे जब भी कुछ भी पढ़ो उसको लिखो। ठीक है, जब तक नहीं लिखोगे 100% आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट याद रहेगी, इसके बाद भूलना निश्चित है। क्योंकि देखो आप कभी ट्राई किए होंगे, एक बार कोई चीज पढ़ लो, ठीक है, पढ़े आपने उसको ध्यान से, आपको आ गया, ठीक है, आपने लिखा नहीं, फिर अगला अगर दूसरे परिभाषा पढ़ने लगो तो पहला वाला जो याद किया भूल जाओगे। ठीक है, यही होता है सबके साथ। इसलिए आप एक बार पढ़ो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जब तक आपको मन से लिखना नहीं आ जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका पूरा संसार में कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप कर डालो, ठीक है, या तो आप चिंतन करो, बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, चिंतन अभी करना आप सीखेंगे नहीं है तो चिंतन करने में समय लगेगा, अभी आप नहीं कर सकते, बस आप लिखने का प्रयास किया करो। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। आगे हम लोग क्या, आपको एक स्टार बना के नीचे लिख लेना। ठीक है, पौधों का रसोइया घर क्या है? कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन खूब बनते हैं। पौधों का रसोइया घर या रसोई घर क्या है? पत्ती। क्या होता है? पत्ती। क्लियर है? अब हम इसी के बाद क्या पढ़ेंगे? पत्ती ही पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो ध्यान से, इतना हो गया कंप्लीट। देखो, बातें आप स्पष्ट समझने का प्रयास किया करो। ठीक है, नहीं तो आप भी भैया, आपको पता है इस समय कंपटीशन इतना तगड़ा है, आप थोड़ा भी पीछे रह गए तो आपको बहुत ही पीछे हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? पत्ती। ठीक है, ठीक है, पत्ती देखो, मान लीजिए कोई आपका तना है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मान लीजिए कोई तना है, इससे कोई पत्ती लगा है। ठीक है, मान लो कोई क्या है? पत्ती है। ठीक, लेट अस कंसीडर ये क्या है भैया? पत्ती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मान लीजिए क्या है? पत्ती है। ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर स्पष्ट ध्यान देना। देखो ध्यान से, पत्ती आप लोग ध्यान से समझना, क्लियर स्पष्ट। देखो ध्यान से, पत्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीफ, मतलब आपको पता है पत्ती। ठीक है, देखो, ये मान लीजिए कोई तना है, तना से हमने एक क्या छाप दिया? पत्ती। ठीक है, और बहुत बढ़िया नहीं छपा, ये सरल पत्ती है, जिसका ये भाग प्लेन होता है उसको सरल पत्ती कहते हैं। ठीक है, देखो, पत्ती का ध्यान दो, तने से जो पत्ती जहां से लगा होता है, जिस पॉइंट से लगा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पर्णाधार कहते हैं। कोई भी पत्ती तने से जिस पॉइंट पर लगी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? पर्णाधार। क्या कहेंगे? पर्णाधार। क्लियर हुआ? देखो बातें समझो। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? इस बिंदु को क्या कहेंगे? पर्णाधार, जिस पॉइंट से लगा होता है। ठीक है, अब ये जो आपका एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत, या इसको पर्णवृंत भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? पत्ती तने के जिस भाग में, जिस पॉइंट से लगता है, इसको पर्णाधार कहते हैं। और ये जो बीच वाला पत्ती, ये देखो,
ऐसे रहता है, यहाँ से पत्ती ऐसे निकलती है, तो ये वाला जो है, ठीक है, स्थान, इसको हम क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। ठीक है। अब पत्ती का जो चौड़ा वाला भाग होता है, चपटा और चौड़ा वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर्णफलक। ठीक है। पत्ती का जो चौड़ा भाग है, जो आपका यहाँ से वृंत से लगा हुआ शिखाग्र तक गया है, ये चौड़ा वाला भाग, इसको हम क्या कह देंगे, पर्णफलक। ठीक है, स्पष्ट हुआ। ये जो लास्ट वाला भाग है पत्ती, इसको हम शिखाग्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शिखाग्र। और बीच ये वृंत से एक सरल रेखा आती है कहाँ तक, शिखाग्र तक, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है। लिखने का तरीका देखो, पहला देखो ध्यान से, तने, पत्ती तने की जिस भाग से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, पड़ाधार। लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, क्या, पत्ती तने के जिस भाग से जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पर्णाधार। और पत्ती का जो सिरा होता है और पर्णाधार के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, वृंत, पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है। अब सुनो, पत्ती का जो चौड़ा भाग होता है, चपटा और चौड़ा भाग, उसको हम क्या कहते हैं, पर्णफलक। और पत्ती का जो नोकीला भाग लास्ट में रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, शिखाग्र कहते हैं। ठीक। और पत्ती का ये जो आपका बीच वाला नहीं दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपका पर्णाधार से यहाँ तक आया है, या तो पहले वृंत से यहाँ से लगा हुआ, यहाँ से जो आपका ये सब आ रहा है, ठीक है, इसको हम सिरा कहते हैं। ठीक है। अब पूरा को हम सिरा कहते हैं, और जो मध्य में है उसको मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बात। पर्णाधार हो गया पत्ती का। पत्ती को स्पष्ट आप समझो, नहीं तो बातें क्लियर समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। देखो, ये पर्णाधार हो गया, तने से जो पॉइंट लगा इसको पर्णाधार, ये वाला भाग वृंत हो गया, पत्ती का चौड़ा भाग पर्णफलक कहलाता है। ठीक है। अब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग क्या कहलाता है, सिरा। जो बीच में गया ये भी तो सिरा है। ठीक है, ये वाला सिरा है। ठीक है। अब ये सिरा और जो मध्य भाग में उसको मध्य सिरा कहते हैं, और जो लास्ट पत्ती का भाग, नुकीला भाग, इसको हम क्या कहते हैं, शिखाग्र कहते हैं। ये पत्ती का क्या हो गया, वाय संरचना। ठीक है, ये क्या हो गया, पत्ती की वाय संरचना है। ठीक है। वाय मतलब जो बाहर से आपको दिख रहा है बिना कुछ सोचे या समझे। ठीक है, एकदम क्लियर। पत्ती को आप इतना भाग आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो ध्यान से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आगे चलते हैं। इतना मैटर आपको समझ में आया। ठीक। अब थोड़ा सा यार ध्यान देंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। अब इधर उधर चक्कर में पड़ेंगे तो भैया, आप चाह रहे हो आप पढ़ो लिखो बढ़िया से, अच्छे पद पर भी जाओ, इंजॉयमेंट लो। भाई देखो, किसी भी क्षेत्र में आगे रहने के लिए उस क्षेत्र में काम करना पड़ता है। ठीक है। आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, कुछ अधिकारी बनना चाहते हो, या किसी अच्छे पद पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा ना। ठीक। किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो तो आपको उस फील्ड में अच्छा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप चाहते हो भैया आप पढ़ लिख कर कहीं अच्छे पद पे जाओ, अच्छा आदमी बनो, ठीक है, तो आपको इस कार्य में मेहनत करना पड़ेगा। अब आप चाहोगे मेहनत भी नहीं करना पड़े, आपको अच्छा पद भी प्राप्त होता है, ऐसा संभव नहीं है। जो अच्छा मेहनत कर रहा है वो कहाँ जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए आप संघर्ष पहले, नो एनी ऑप्शन ऑफ दी हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये ध्यान देना सदैव, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प ही नहीं है, एक भी विकल्प, नो एनी ऑप्शन ऑफ दी हार्ड वर्किंग, ध्यान देना। आगे चलते हैं, पत्ती की आंतरिक संरचना देखो ध्यान से, पत्ती की, ये ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आंतरिक संरचना। ठीक है। अब पत्ती के अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। पहला देखो ध्यान से, रंध्र। ठीक है, क्या होता है, रंध्र। अब देखो रंध्र क्या होता है, देखो पत्ती, आप कभी रंध्र हमको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, पत्ती के जो पर्णफलक होता है चौड़ा वाला भाग, उस पर, या मुलायम वाला भाग कह लो, ठीक, मुलायम पर भी होता है। तो पत्ती का जो पर्णफलक होता है, चौड़ा वाला भाग या चपटा वाला भाग जो चौड़ा रहता है, ठीक है, ये वाला भाग देखो ध्यान से, ये मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक है, यही तो पत्ती था। ठीक, पत्ती का ये चौड़ा भाग जो है, इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं।
क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई रंध्र पूछे क्या बताएंगे? पत्ती के पड़फलक पर या पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों का काम क्या होता है? ये गैसीय विनिमय का काम करते हैं। ठीक है, गैसीय विनिमय, इनका काम क्या होता है? गैसीय विनिमय क्या होता है? गैसीय विनिमय का काम करते हैं। विनिमय मतलब देखो, गैसीय विनिमय का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। किसके द्वारा? रंध्र के माध्यम से ही ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, इसके बाद जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो, आपसे रंध्र बहुत ज्यादा पूछा जाने का चांस रहता है, रंध्र खूब पूछा जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी बने। क्या? गैसों का विनिमय कौन करता है? इनमें से कौन गैसों का विनिमय करता है? कौन? रंध्र। ठीक है, और रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प का उत्सर्जन। आप सुबह सुबह देखो, ओस पड़ती है, पत्तियां भीगी रहती हैं, इसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से ही तो जल बाहर आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसके माध्यम से गैसीय विनिमय, ठीक है, क्या होता है? गैसीय विनिमय का काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ये दिन में होता है। रात्र में क्या करते हैं? हम लोगों की तरह ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इसलिए कहते हैं रात के मौसम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी कार्बन छोड़ रहा है, नहीं, पेड़ भी ऑक्सीजन छोड़ रहा है और हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम लोग भी छोड़ रहे हैं, इसलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। इसलिए रात में सोने की परंपरा है। ठीक है, क्योंकि रात में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम लोग जब सोते हैं तो रिलैक्स, ऑक्सीजन दर, सांस लेने की दर कम हो जाती है, जिसके कारण हम लोग सांस कम लेते हैं। क्लियर हुआ? ये हो गया रंध्र पहला। दूसरा देखो, हरित लवक, ध्यान देना, दूसरा क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक, ध्यान देना, हरित लवक क्या होगा? अब ये तो रंध्र था, छोटा छोटा चित्र। अब हरित लवक क्या होता है? पत्तियों पर एक चकते जैसे पाए जाते हैं। ठीक है, काले तो दिखेंगे लेकिन मेनली होते हैं हरे। ठीक है, ऐसे चकते पाए जाते हैं पत्तियों में, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, सूक्ष्मदर्शी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या पाए जाते हैं? द्विस्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय झिल्ली के बने होते हैं। ठीक है, अब इसका चित्र आपको सिर्फ हम बना के दिखाते हैं, देखो ध्यान से। देखो, हरित लवक अगर आपसे मेनली पूछा जाएगा, ठीक है, पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरे हरे क्या पाए जाते हैं? चकते पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। ठीक है, अगर हरित लवक को बड़ा चित्र बनाएं, देखो ये क्या होता है? द्विस्तरीय होते हैं। क्या? द्विस्तरीय झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसके अंदर देखेंगे ऐसे छल्ले जैसे ऐसे बना रहता है। ठीक है, ये ऐसे। क्लियर हुआ? अब आप ध्यान देना, ये मस्त आपका क्या है? टॉपिक है, ध्यान देना। आपका हरित लवक क्या होता है? देखो ध्यान से, ये द्विस्तरीय होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका, इसमें जो खाली भाग है, इसका जो गुहा भाग है, इसमें द्रव भरा रहता है। ठीक है, इसमें क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। ठीक है, अब इस गुहा भाग को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, इसको क्या कह देंगे? स्ट्रोमा। और ये वाला जो भाग छल्ले जैसा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रेना। क्या कह देंगे? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा हो गया और ग्रेना। क्लियर हुआ बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या? हरित लवक पत्तियों के ऊपर आपका धब्बे जैसी संरचनाएं दिखती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इसके अंदर और गया, आदमी ने, देखो कोई भी चीज नया दिखता है तो जिज्ञासा होती है जानने की। ठीक है, तो जिज्ञासा हुई तो उसको देखा गया और जूम करके देखा गया, तो दिखा हमको द्विस्तरीय झिल्ली से पैक एक संरचना दिखी। इसके अंदर क्या होता है? एक खाली स्थान मिला, गुहा। ठीक, गुहा का मतलब हुआ खाली स्थान, इसमें द्रव भरा रहता था। इसी को हम कह दिए क्या? स्ट्रोमा कह दिए। और जो छल्ले जैसी संरचना हमको दिखी, इसको हम क्या कह दिए? ग्रेना कह दिए। ठीक है, अब सुनो, अब ग्रेना में जो अपक्रिया होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रकाश के बिना इसमें अपक्रिया नहीं हो सकती, और स्ट्रोमा में प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
क्यों आपको पता है? ये देखो, इसी में तो भोजन बनता है। पेड़ पौधे का भोजन मेनली कहाँ बनता है? हरित लवक के अंदर ही बनता है। तो क्या होता है, इसमें दो घटनाएं घटती हैं। एक अपक्रिया होगी प्रकाश की उपस्थिति में, एक अपक्रिया होगी प्रकाश की अनुपस्थिति में। जो स्ट्रोमा में अपक्रिया होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, और ग्रेना में जो अपक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जब कोई चीजें जो अपक्रिया हरित लवक के अंदर ग्रेना में होती उसको हील अपक्रिया कहते हैं या प्रकाश अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसकी क्या होगी? प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ठीक है। और जो स्ट्रोमा में अपक्रिया होती है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लैकमैन अपक्रिया कहते हैं, या आप इसको केल्विन चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना, इसको अभी डिटेल पढ़ना है, पहले आप समझने का प्रयास करो। हरित लवक क्या था? पत्तियों के अंदर चकते जैसी संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? हरित लवक। इसके अंदर और देखा गया द्विस्तरीय झिल्ली में देखा गया, इसके अंदर कुछ स्थान खाली था जिसमें क्या था? द्रव था, इसको कह दिया गया क्या? स्ट्रोमा। और जो संरचनाएं छल्ले जैसी दिखी उसको क्या कह दिया गया? ग्रेना। अब ग्रेना के अंदर जो अपक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, भोजन ही बनता है। और स्ट्रोमा के अंदर जो अपक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? हील अपक्रिया। ठीक है, अब आपसे आसन बनेगा, हील अपक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। हील अपक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। ठीक है, अब आपसे पूछेगा ग्रेना में कौन सी अपक्रिया होती है? ठीक है, ग्रेना में भी तो अपक्रिया होगी, बोलो भैया। ठीक है, देखो ग्रेना में अपक्रिया होगी, इसको अप्रकाशीय अपक्रिया केल्विन चक्र कहेंगे। और इसी को दिया कौन था? ब्लैकमैन दिया थी, इसलिए ग्रेना में जो नहीं, स्ट्रोमा में जो अपक्रिया होगी इसको क्या कह देंगे? केल्विन चक्र। इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपक्रिया या अप्रकाशीय। ध्यान दो, देखो ये समझ में आया? क्लियर हुआ? लिखना हो तो इतनी बार आपको बताएं, आप आराम से लिख सकते हैं। देखो हरित लवक जो होगा, पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक। ठीक है, पत्तियों में चकते जैसी संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? हरित लवक। इसमें 2 पॉइंट आपको मिला, पहला स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा, ठीक है। दूसरी क्या संरचना मिली? ग्रेना मिला। ठीक है, इसमें अपक्रियाओं को देखा गया, काफी डिटेल पढ़ा गया, तो देखा गया कि इसमें 2 प्रकार की अपक्रिया होती है, एक आपका हील अपक्रिया, एक आपका केल्विन चक्र। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ना, हील अपक्रिया क्या होती है और प्रकाशिक चक्र क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, देखो